आज हम माइंड मैप पढ़ने वाले हैं किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास किससे कोइंसाइड करता है, उनके सेंटर ऑफ सिमेट्री से। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा कोई भी घटना घटने से पहले और कोई भी घटना घटने के बाद। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी किसकी देन है, न्यूटन साहब की देन है। कौन सी टक्कर में मोमेंटम कंजर्व होता है, माइंड मैप का पर्पस है कि बेटा एटलीस्ट आपने एक बार ढंग से क्लास में पढ़ा है। इलास्टिक कोलिजन E = 1 में काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, बाकी दो केसेस में लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप चैप्टर में। जी हां, आज हम माइंड मैप पढ़ने वाले हैं किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ही ज्यादा भारी भरकम सा नाम लग रहा है, लेकिन आप इसको ऐसा मान के चलो, सिंपल COM, सेंटर ऑफ मास, और इसी में हम पढ़ेंगे कोलिजन्स लास्ट में, है ना। हेडिंग में यहाँ पे चैप्टर के नाम में कोलिजन्स नहीं आता, चिंता मत करें, निश्चिंत रहें, कोलिजन्स भी हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, शॉर्ट में हम बोले तो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का अपन माइंड मैप लेके आए हैं आज। ठीक है, आशा करता हूं कि लास्ट माइंड मैप आपने एकदम देख लिया होगा और उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए होंगे या प्रिंट करवा लिए होंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। तो यार, सेंटर ऑफ मास देखना मेरे भाई, सेंटर ऑफ मास की यहां पे अगर परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देखें, इसको शॉर्ट में ना COM बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा शॉर्ट में, COM, है ना। तो लिखा हुआ है द इमेजिनरी पॉइंट। जैसे ही शुरू किया पढ़ना वैसे ही समझ में आ गया कि इमेजिनरी है, ये एक कंसेप्ट है। मैंने आपको याद करो, वर्क पावर एनर्जी हमने लास्ट माइंड मैप जब किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कंटिन्यूअस मास होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। जैसे पूरी की पूरी रॉड ऐसे जमीन पे रखी हुई है ना, या मान लो डिस्क रखी हुई है, सेमी सर्कुलर डिस्क रखी है, रिंग रखी है, सेमी सर्कुलर रिंग रखी है, इस तरीके का कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास हम कहां सिचुएटेड माने। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कंसेप्ट है टू मेक थिंग्स इजियर, है ना। चीजों को आसान बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं। आगे आगे आप देखोगे, द इमेजिनरी पॉइंट इन अ सिस्टम ऑफ मासेस और इन अ कंटिन्यूअस मास, या तो कंटिन्यूअस मास हो, अभी मैं आपको डिस्क्रीट मास, कंटिन्यूअस मास सब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। वेयर द होल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो किसी सिस्टम का, किसी बॉडी का सारा मास जहां हम सिचुएटेड एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, उस पॉइंट को बेटा सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है सर। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन होता है, इस पे अपन आएंगे। एक मिसकंसेप्शन होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा। नहीं, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अभी अपन देखेंगे उसको, इसका भी मैं डायग्राम बना के बता दूंगा, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास है वो हेवियर मास के पास होता है, यानी वो आपने सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ सर, वैसे ही है, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा लालची काइंड ऑफ है, ठीक है। तो जो हेवियर मास होता है उसके पास ज्यादा सिचुएटेड होता है, उसके ज्यादा नियर होता है, ठीक है। ओके, अब ये क्या लिखा है, लिखा है फॉर सिमेट्रिक बॉडीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो गया। जो बॉडीज सिमेट्रिक है और जिनका मास इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास किससे कोइंसाइड करता है, उनके सेंटर ऑफ सिमेट्री से। इसको बेस्ट समझने का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं डिस्क ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, डिस्क ले लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्क है, तो यार ये एकदम सिमेट्रिक बॉडी है। आप इसको स्फीयर भी मान लो, आप इसको स्फीयर भी मान लो, इसको डिस्क मान लो, एकदम क्या है बेटा सर, ये एकदम हाईली सिमेट्रिक बॉडी है ना, और इसका मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां है बेटा, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री के अनुसार ये हो गया। तो सेंटर ऑफ मास भी इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोइंसाइड करेगा। जैसे आप स्क्वायर ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप स्क्वायर ले लो, ठीक है। एक मिनट, अब भी ठीक करके देता हूं, ये ले लिया स्क्वायर, ठीक है बॉस। ओके, अब देखो, ये इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और ये हाईली सिमेट्रिक भी है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला, ये रहा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री से मेल खाएगा। आप एक रॉड के लिए ले लो, रॉड के लिए ले लो, जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल रॉड ले लो, वर्टिकल रॉड ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है एकदम, एकदम क्या बच्चों, एकदम ही सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो ये रहा, सेंटर ऑफ मास भी इसी सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोइंसाइड करेगा। तो जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं और जिनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उनके जो सेंटर ऑफ सिमेट्री पर ही क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ये हो गए पॉइंट्स। अच्छा सर, आप ये बताने वाले थे, जरूरी नहीं है कि इनसाइड ही हो। जैसे ये तो तीनों बॉडीज सर देखिए, इनका सेंटर ऑफ मास इनसाइड है, आउटसाइड का भी एग्जांपल दे दो। मैंने कहा यार रिंग ले लो, क्या ले लो, रिंग हो गई, चूड़ी हो गई, बैंगल होता है ना, चूड़ी, हाँ सर रिंग, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, वाह सर क्या बात है, हाय भीगी भीगी रातों में। तो इधर देखो, ये रिंग है अगर बेटा, ये अगर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, रिंग के, आप बोलोगे तो रिंग के अंदर है,
मैं बोलूंगा मस्खरी मत करो। रिंग ये है, कोई भी पॉइंट इसके अलावा, सुनो मेरी बात, कोई भी पॉइंट इसके अलावा रिंग के बाहर ही कहलाएगा। आप ऐसे मत बोलो कि रिंग के अंदर है। रिंग के अंदर मतलब ये कोई भी अगर पॉइंट होगा तो रिंग के अंदर कहलाएगा, यानी कि रिंग पर। तो रिंग पर तो नहीं ना, ये रिंग के बाहर है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। और एग्जांपल देता हूं, कंपोजिट बॉडीज, यानी कि जब दो से ज्यादा बॉडीज को हम, दो या दो से ज्यादा बॉडीज को हम जोड़ देते हैं तो कंपोजिट बॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कंपोजिट बॉडीज। तो इस तरीके की हमने रॉड्स ले ली एक जैसी, इस तरीके की रॉड्स ले ली एक जैसी, तो बेटा सेंटर ऑफ मास इसका ना यहां पे लाए करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आप देखो इस बॉडी के, ये जो कंपोजिट बॉडी है, एल शेप्ड कंपोजिट बॉडी है, इसके बाहर लाए कर रहा है। ठीक है, हाँ सर, डन हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक चकाचक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार, सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है सर, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताने वाला था ना डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस मास, अभी बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब होता है बिखरा बिखरा, डिस्क्रीट का मतलब एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां। आप समझो कि मान लो एक इधर रख दिया मास, एक इधर रख दिया, एक टुकड़ा इधर रख दिया, एक टुकड़ा इधर रख दिया, तो ये डिस्क्रीट मास है। ये कंटीन्यूअस थोड़ी है, कंटीन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे। तो मान लो एक डिस्क्रीट मास सिस्टम है हमारे पास, M1 हो गया, M2 हो गया, खूब सारे हैं, अप टू Mn। हो सकता है दो ही हो सकता है तीन, हो सकता है चार हो, तो ऐसे मैंने ले लिया M1 M2, मान लो Mn है ना, मान लो n डिस्क्रीट मासेस है। इसको मैं पूरा एक सिस्टम अगर मान लेता हूं, इसको मैं अगर पूरा एक सिस्टम मान लेता हूं डिस्क्रीट मास को, तो सेंटर ऑफ मास कहां लोकेटेड होगा इस सिस्टम का? तो समझो ये M1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ये M2 इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, ये Mn हो गया, मतलब Mn क्या हो सकता है? M3 M4 M5 जितने भी पार्टिकल्स हो, ये हो गया Rn है ना। अच्छा, यहां पे मैं मान रहा हूं कि लेट सपोज इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हो गया RCM। तो आप इसको छोड़ो, पहले तो इधर देखो बहुत ध्यान से, और मैं तो बोलूंगा आप इधर देखो, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है। क्या है? RCM यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन मास n इंटू उस मास n का Rn पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। यानी मान लो दो मासेस होंगे तो M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2, तीन होंगे तो तीन आ जाएगा, अप टू Mn यहां पे लिखा हुआ। अब देखो ये क्या है? ये समेशन है, ये समेशन बोलते हैं इसको, मैथ्स की भाषा में समेशन बोलते हैं। तो देखो क्या हो गया, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, तो M इंटू R का समेशन है, MIRI, मतलब कि M1 R1 प्लस M2 R2, तो M इंटू R का समेशन है यानी एडिशन है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये किसका समेशन है? M का, तो ये M का समेशन हो गया। समझ में आ गई बात? अभी जो I है ये कहां से लेकर के कहीं तक भी जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, 1 से 4 जा सकता है, अप टू 1 to n जा सकता है। तो आपका तो मेन हिसाब किताब तो ये थोड़ा मैथमेटिकल वो हो गया। मान लो कभी नीट का सन की बुड्ढा पूछ लेता है, बुड्ढा चालू है बहुत, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो ये पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए यहां पे लिख दिया। अच्छा, ये क्या है सर? हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर नहीं जानना, हमें तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जानना है, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जानना है, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट जानना है। कोई टेंशन नहीं, आप इधर देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो हर एक M1 M2 M3 M4 जितने भी मासेस है उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 xn yn zn। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ठीक है, YCOM क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn, है ना? मतलब समझ गए? तो वैसी उसी तर्ज पे हमारे पास यहाँ पे Z सेंटर ऑफ मास भी आ गया। तो पेपर में देख लेना कि वो पूछ क्या रहा, हो सकता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ ले, हो सकता है इस रूप में दे दे, इस रूप में दे दे, कोई भरोसा नहीं उसके, ऐसे चार कुछ तो भी रैंडम से ऑप्शन दे दे, उसमें से सही हो जाएगा, या फिर उसने सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट पूछा है। अच्छा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x1, y1, z1। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x2, y2। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? एक सेकंड, x2, y2, z2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, मैं लिख नहीं रहा है ना, ठीक है, रायता सा फैल जाएगा, फिर वो आप बाकी होशियार हो, समझ गए? हाँ सर, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे काफी बार सवाल पूछ चुका है, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। यहां पे दो पार्टिकल्स है बेटा, एक है हमारे पास M1, एक है हमारे पास M2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है? R। वो कितनी है? R। तो जो सेंटर ऑफ मास है
उसकी डिस्टेंस m1 से हो गई r1, सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही कहीं लाया करेगा। और किसके करीब होगा बेटा, मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ मास बहुत लालची है, बहुत ज्यादा लालची है। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास, किसके ज्यादा करीब होगा, जो मास हैवियर होगा। m2 ज्यादा हैवी होगा तो इसके पास होगा, m1 ज्यादा हैवी होगा तो उसके पास होगा। और सर अगर दोनों बराबर हो जाएंगे m1 और m2 तो क्या होगा, तो बीचों बीच होगा, तो बीचों बीच होगा, है ना। हाँ सर ठीक है। खैर तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m1 से हो गई r1, m2 से हो गई r2। अब सुनो, ये r1 का वैल्यू आया, आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, उससे भी निकाल सकते हो। ऑब्वियसली पॉइंट मासेस इनको जोड़ने वाली लाइन पर ही लाया करेगा सेंटर ऑफ मास, तो आप उससे निकाल सकते हो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, इसको ओरिजिन ले सकते हो। खैर ठीक है, वो तो क्लास में आपको डिराइव करवा ही दिया होगा। अपन यहाँ पे रिवीजन के लिए बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, क्या हमारा ये माइंड मैप देख के काम चल जाएगा। तो बेटा ये माइंड मैप है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो हैरी पॉटर की तरह, आप समझ पा रहे हो। हाँ सर, माइंड मैप सीरीज हमेशा से ही उनके लिए मायने रखती है, उनके लिए बनाई जाती है जो बच्चे क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं और एंड टाइम पे, या एंड टाइम पे नहीं तो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, चाहे वो 11th में, चाहे वो 12th में, चाहे वो ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, उनको कभी चैप्टर रिवाइज करना है तो माइंड मैप से बेस्ट रिवीजन के लिए कोई चीज नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो माइंड मैप उसके लिए नहीं है, ये सब टीचर आपको यही बोलेंगे, आपको ही पता है ना। ठीक है। खैर तो r1 कितना हो गया बेटा, r1 कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखो, m2 इंटू आर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और r2 कितना हो गया, m1 इंटू आर बाय m1 प्लस m2। इसमें आप खास बात देखो कि r1 के लिए m2 आ रहा है और r2 के लिए m1 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, r1 बाय r2 लूं, तो कितना आएगा, ये सब कुछ शहीद हो जाएगा और बचेगा आपके पास m2 बाय m1। आप खुद मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, ठीक है। आप खुद यहाँ पे रेशियो ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो खास बात, r1 बाय r2 क्या आ रहा है, इसको ठीक कर देता हूं। r1 बाय r2 क्या आ रहा है बेटा, सर m2 बाय m1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट भी आता है क्या बेटा, आप अपनी कॉपी में उसको जरूर से लिखिएगा, वैसे तो लिखा हुआ होगा कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच की दूरी को दो भागों में बांट रहा है और उन भागों का जो रेशियो है वो कितना है, मास का इनवर्स, r1 बाय r2 का m2 बाय m1 इनवर्स रेशियो ऑफ मास है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जगह तो वैसे दिल में होती है, यहां पे लिख देता हूं सेंटर ऑफ मास, है ना। इसको लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना, डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिवाइड्स द। अब होता क्या है, बच्चों को ये पूरी बात पता होती है, ये सब कुछ उनको याद है, पढ़ा हुआ है, डिराइव्ड किया है ना, लेकिन इंग्लिश में उसने फंसा दिया सन की बुड्ढे ने, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी फिजिक्स से ज्यादा बच्चा इंग्लिश में फंस जाता है। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, है ना। r1 बाय r2 कितना था, m2 बाय m1, इसका मतलब उनके मास का इनवर्स रेशियो। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो बेटा इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, कुछ भी एजर्शन रीजन पूछ सकता है ना। एक दे दिया एजर्शन और एक दे दिया मान लो ये रीजन, मतलब इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। हाँ सर ठीक है ना, डन हो गया। और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। और आगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे अगले ही चैप्टर में, अगले माइंड मैप में, तो वहां पे क्या करता है पता है, दोनों का कोलैब कर देता है, इसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोलैब, कि यहां से सेंटर मास से एक एक्सिस पास हो रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बाद में देखेंगे, अभी इतना काफी है, मोर देन इनफ है। वो स्टेटमेंट जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा उसका ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से ये ले लेते हैं, जैसे डिस्क्रीट तो समझा दिया मैंने, मैं बोलूं ये डिस्क्रीट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं ये डिस्क्रीट नहीं है। इसमें ऐसे नहीं कि एक मास यहां है एक मास यहां है, पूरा का पूरा मास कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस में बच्चों को बड़ी दुविधा होती है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो ये कंटिन्यूअस मास है, लगातार मास यहां से शुरू होकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस इज नॉट डिस्क्रीट मास, इट इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस में भी दो चीजें होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, आप समझो। हाँ सर, क्लास में से पढ़ाई गई होंगी, तो मैंने आपको एक तो यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस के बीच का भेद बता दिया। ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, मास यहां से लेकर के यहां तक लगातार फैला हुआ है। अब उसमें भी दो तरीके से मास फैल सकता है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब मैं यहां से एक टुकड़ा निकाल लूं, 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 और उन सारे टुकड़ों का वजन लूं,
तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उन सारे टुकड़ों का वजन भी बराबर आएगा। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब भेदभाव किया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहां पे ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे कम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे कुछ ज्यादा ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अलग अलग। अगर मास को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में भी दो चीजें हैं, एक तो वैसे टोटल अगर अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मास सिस्टम देखें, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब टुकड़े, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। कंटिन्यूअस में जैसे ये लगातार। कंटिन्यूअस में भी दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब आपने इवनली मास डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक टुकड़े में बराबर मास आया है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब भेदभाव किया, कहीं किसी टुकड़े में ज्यादा मास है, किसी टुकड़े में कम मास है। तो मैं एक काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, इसको अभी अपन देखेंगे। काम करता हूं, यहां पे मैं लिख ही देता हूं मास सिस्टम। मास, इधर देखो, मास सिस्टम। मास सिस्टम वैसे क्लास में सब पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा भावुक हो रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम। और एक हो गया कंटिन्यूअस। मैंने आज ये तो देखा ही नहीं कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड पे लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था, अभी अचानक से याद आया। चलो गनीमत है, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, कंटिन्यूअस मास सिस्टम में भी दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा, कंफ्यूजन के साथ पढ़ाई होती है तो बवाल हो जाता है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट अभी ठीक करके देता हूं, कॉपी कर लेते हैं, समय बचाते हैं। यूनिफॉर्म, और ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस डन हो गया। हाँ सर, देख लो इसको, चले आगे। चलो भाई चलते हैं आगे। हाँ वापस इधर आते हैं, इसको मैं मास सिस्टम को इधर लिख लेता हूँ, इसको ये ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो बेटा जी, यहाँ पे कलर इसको कर देते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस मास है, लगातार मास। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं कि वो सिमेट्रिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो कंटिन्यूअस मास है, और यहाँ पे ना इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मान लो आपने एक टुकड़ा ले लिया, आपने एक टुकड़ा ले लिया, है ना। याद है ना आपको इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? हाँ सर, तो मान लो आपने एक टुकड़ा ले लिया जिसका छोटा सा मास है डीएम। अब सुनना, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट। यहां पे थोड़ा सा डिफाइन अलग तरीके से, इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। जेड सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन जेड डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। कई जोशीले नौजवान क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके मन में भी आ रहा होगा कि अरे यार गुरुजी इसमें क्या प्रॉब्लम है, डीएम से डीएम कट गया, सांप से सांप मर गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। अरे बेटा, इसको मैथ्स की हत्या बोलते हैं, ऐसा मत कर देना गलती से, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, एक्स वाई जेड क्या? ये एक्स वाई जेड है बेटा, ये जो आपने एलिमेंटल मास लिया, एलिमेंटल मास मतलब जो टुकड़ा लिया, उसके एक्स कोऑर्डिनेट, उसके वाई कोऑर्डिनेट, उसके जेड कोऑर्डिनेट, तो इस तरीके से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ओके सर, हाँ सर ठीक है, आपको क्लास में कुछ डेरिवेशंस भी करवाए होंगे। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। ये क्या होता है सर? लैम्डा होता है आपका dm बाय dl, यानी छोटा सा मास डिवाइडेड बाय उसका छोटा सा लेंथ। सरफेस मास डेंसिटी नाम से समझ में आ रहा है, dm बाय da, यानी मास पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होता है छोटा सा मास बाय उसका छोटा सा वॉल्यूम। तो हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया, ये हो गया वॉल्यूम। तो dm कितना हो जाएगा? लैम्डा dl, dm कितना हो जाएगा? सिग्मा dA, dm कितना हो जाएगा? रो dv, डिपेंडिंग अपॉन की मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको बोलूं, एक बहुत ही पतला सा हेयर का स्ट्रैंड ले लो, बाल ले लो, उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड अपन मान रहे हैं कि लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही बात है। उसके अलावा मान लो जैसे ये चीज ले लो, ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये 2D ऑब्जेक्ट मान लो इसको, 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसकी थिकनेस आप नगण्य नेग्लिजिबल मान लो। तो इसमें जो मास है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वॉल्यूम में नहीं है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। उसके अलावा मान लो आप ऐसे ले लो, ये ले लो, यहाँ पे जो मास है इसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे जो मास है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से। हाँ सर, ये हमने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। चलते हैं फिर आगे अपन, लेट्स मूव अहेड। अब सुनो यार, सेंटर ऑफ मास कुछ बॉडीज के हमको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सस्पेंस मैं अभी, हाँ अभी खोलूंगा इसका सस्पेंस में, सुनना। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास हमें याद होने चाहिए। अब मुद्दा क्या है कि बच्चा हो जाता है बहुत कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज
कि यार सेमी सर्कुलर डिस्क सेमी सर्कुलर रिंग का क्या था, सेमी मतलब हॉलो हेमिस्फीयर का क्या था, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या था, कोन का क्या था। तो यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमोनिक याद करवा देता हूं। वैसे फिजिक्स में ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जब हम कोई न्यूमोनिक याद करें। सही बात है, बायोकेमिस्ट्री में तो चलता रहता है लेकिन फिजिक्स में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। तो लेट अस एंजॉय दिस मौका जहां पे हम फिजिक्स में न्यूमोनिक याद रखेंगे। सम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास सुन लो आराम से, 2-4 मिनट देना, मैक्सिमम 4-5 मिनट, सब कुछ हो जाएगा। CTHRSD हो सकता है आप में से कई लोगों को ये पता हो, ठीक है, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बताता हूं। CTHRSD ये क्या है, पहले देख लेते हैं कि CTHRSD क्या है, उसके बाद निमोनिक। C कोन सॉलिड कोन, T हॉलो कोन। अभी T हॉलो कोन कैसे हो गया अभी बताऊंगा रुक जाओ। C कोन सॉलिड कोन, उसके सॉलिड कोन के बाद बस याद रख लो हॉलो कोन हो गया। H हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कौन सा, हॉलो। H हेमिस्फीयर और कौन सा, हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर। R हो गया रिंग, रिंग कौन सी, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। S सॉलिड हेमिस्फीयर। अच्छा यहां पे अपन पूरी कंप्लीट रिंग या पूरी कंप्लीट डिस्क नहीं देख रहे, क्यों, क्योंकि पूरी कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, पूरी कंप्लीट डिस्क का उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, पूरा कंप्लीट एक हॉलो स्फीयर ले लूंगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, पूरा कंप्लीट एक हॉलो या सॉलिड स्फीयर कुछ भी ले लूंगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। मुद्दा क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। मुद्दा है सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। मुद्दा है सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का। अब समझो, ठीक है, अब बहुत ध्यान से। CTHRSD, डी क्या हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया। एक बार और देख लो, सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर। एस हो गया सॉलिड हेमिस्फीयर, आर हो गया रिंग कैसी, आधी, सेमी सर्कुलर रिंग। डी क्या हो गई, डिस्क कैसी, आधी, है ना। सबके डायग्राम यहां पे बने हुए हैं, सबके डायग्राम यहां पे बने हुए हैं। अच्छा ऑब्वियसली अगर ये कोन होगा, सुन लेना बहुत ध्यान से, कोन होगा तो बेटा इसकी हाइट होगी कुछ, हाँ सर इसकी हाइट होगी कितनी, इसकी हाइट होगी h, इसकी हाइट होगी h। कोन है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो गई सर h और हाइट हो गई h। बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट के अंदर पूरा टकाटक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, ठीक है, ऑब्वियसली ये चाहे हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, हेमिस्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, इनकी होगी रेडियस। इनकी क्या होगी बेटा, रेडियस होगी। इनकी हाइट नहीं होगी, इनकी रेडियस होगी। तो अब सुन लो बहुत ध्यान से, ए ठीक है बॉस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, यहाँ पे मैंने बना दिया रेडियस, रेडियस, ये बना दिया रेडियस और ये बना दिया रेडियस। यहाँ पे डायग्राम इनके बने हुए हैं, CTHRSD। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, एक तो निमोनिक भी है कि कैसे CTHRSD याद रखें, और इसकी एक ट्रिक भी कि सेंटर ऑफ मास कैसे याद रखें। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, सनी देओल। CTHRSD सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन और सनी देओल, ऐसे आप याद रख सकते हो CTHRSD। बाकी अगर आपको ये नाम से याद नहीं रखना है तो CTHRSD याद रख लो। अब सुनना बहुत ध्यान से, है ना। यहाँ पे डायग्राम्स हो गए, कोन, 2 कोन है, कोन की हाइट हो गई h, बाकी हर एक चीज की जो है वो रेडियस हो गई, है ना। यहाँ पे नाम लिखा है, इनका डायग्राम है। अब सुनना बहुत ध्यान से, सर यहाँ पे हाइट है तो यहाँ पे लिख लिया हाइट के लिए h, यहाँ पे हाइट है तो हाइट के लिए लिख लिया h, यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस के लिए यार, रेडियस के लिए यार, रेडियस के लिए यार, रेडियस के लिए यार। तुम्हारे भाई ने यहाँ पे डैश डैश पहले कर रखा है, डैश 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 डैश, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन आने वाला है, डन है। हाँ सर, अब देखना बहुत ध्यान से सुना, धमाकेदार एकदम, तुम भी बोलोगे कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, धोती का फाड़ के जो है रुमाल हो गया। देखो इधर 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, कैसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है सर। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं, तो यहाँ पे छोड़ दोगे तो समझ जाओगे क्यों 1 है, h/4 h/3 r/2। आप चाहो तो खाली छोड़ दो, आप चाहो तो 1 लिख दो। यहां का बस आपको याद रखना पड़ेगा पाई 8 3 पाई। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर, पाई 8 3 पाई तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो CTHRSD, हाइट हाइट, बाकी चारों में रेडियस, HHRRR, 2 3 4 2 3 4, इसको खाली छोड़ दोगे या 1 लिख दोगे तो चलेगा, पाई 8 3 पाई, डन हो गया। सेंटर ऑफ मास कहां से, अब सुनो कहां से, देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां से, 4r/3 पाई, यहां से। देखो ये हो गया O मान लो, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर हो गया, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बेटा वो यहां से होगा 4r/3 पाई। कितना हो गया सर, 4r/3 पाई, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका सॉलिड हेमिस्फीयर। तो जो सेंटर है ना O, इससे कितनी दूरी पर होगा बेटा, 3r/8। सेंटर ऑफ मास यहां होगा, कितनी दूरी पर, 3r/8, मतलब सेंटर से, कहां से, सेंटर से। जैसे ये सेंटर हो गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर से कितनी दूरी पर बेटा, 2r/पाई, ठीक है। समझ में आ रही बात, हाँ बॉस बिल्कुल समझ में आ रही है, टकाटक एकदम। तो क्लास में तो पढ़ाई होगा ना, ऐसा थोड़ी क्लास में नहीं पढ़ा तुमने। ये हो गया सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर से कितनी दूरी पर, r/2 दूरी पर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे इसका, ये जो बेस है इसका सेंटर h/3 कितनी दूरी पर, h/3, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये हो गया बेस का सेंटर कितनी दूरी पर, h/4, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है सर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। देख लो फटाफट से। हाँ सर बढ़िया ट्रिक है, याद हो गया, अब कभी नहीं भूलेंगे सर, खुद तो याद रख ही लिया, खुद तो याद रखेंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी याद करवा के जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, ठीक है, डन हो गया CTHRSD। हाँ सर, तो ट्रिक आप याद रखिएगा। अच्छा ये सर टी का माजरा नहीं समझ में आया, ये हॉलोकोन के साथ साथ ट्रायंगुलर लेमिना के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है। ये टी हॉलोकोन एज वेल एज ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना मतलब ट्रायंगुलर लेमिना, अरे लेमिना तो आप बायो वाले समझते होंगे, शीट, ठीक है, तो उसके लिए भी वैलिड है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ना ट्रायंगल है, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है जिसकी हाइट आपको दे रखी है, एक मिनट, इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी बेटा, h दे दी इसकी हाइट, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी कितनी दूरी पर होगा, देखो इसकी हाइट हो गई h, इसका सेंटर ऑफ मास भी कितनी दूरी पर होगा, बेस से h/3, तो हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये बेस से कितनी दूरी पर हो गया, h/3, कितना हो गया, h/3, विजिबल है ना, हाँ सर, तो चलो व्हाइट से लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया h/3, ठीक है सर। अच्छा दो और फॉर्मूले, वैसे सच बहुत ज्यादा काम नहीं आते, पर आप ठीक है याद रख लो, नहीं ब्लैक सी ठीक था यार, सॉरी अभी ठीक करके देता हूँ, h/3, ठीक है, ये हो गया, हाँ सर, ठीक है सर, डन हो गया, ट्रायंगुलर लेमिना के लिए भी हो गया। अच्छा ये दो फॉर्मूले आप चाहो तो याद रख लो, नहीं चाहो तो मत याद रखो, लेकिन वो CTHRSD तो याद रखना, काम आते रहते हैं ना, ठीक है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, इसमें ले सकते। सर्कुलर आर्क, आर्क है, सेंटर, सेंटर पे सबटेंडेड एंगल 2 थीटा है, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, जैसे वो पिज्जा की स्लाइस होती है ना, पिज्जा की स्लाइस होती है वैसी ही है, बस पता नहीं कि 1/4 है कि 1/3 है, कैसी है। सेंटर पे एंगल सबटेंडेड 2 थीटा है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, सेंटर से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, r sin θ/θ, यहाँ पे r कैपिटल ही लिख देता हूं दोनों जगह ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, r sin θ, ये हो गया रेडियस r, ये हो गया रेडियस r, रेडियस r, रेडियस r, सेंटर ऑफ मास से कितनी, सेंटर से कितनी दूरी पर है, r sin θ/θ, लेकिन बस इसका याद रखना कहीं कहीं जगह θ/2 रहता है, वो तब जब पूरा एंगल थीटा हो, यहाँ पे पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा का आधा हो गया थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल 2 थीटा है, तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है सेंटर से, 2r sin θ डिवाइड बाय 3 थीटा। एक चीज और ध्यान में रखनी बेटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यहाँ पे ना हो कि आप डिग्री में रख रहे हो, यहाँ पे इसके साइन के पेट में जो रखना है रखो, लेकिन ये जो नीचे थीटा है, जो यहाँ पे नीचे थीटा है, आप रेडियन में रखो, ठीक है, इसको आप याद रख लो, ठीक है, डन सर। चलते फिर आगे, आगे बढ़ो। अच्छा अब कैविटी प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड तरीके का सवाल है, इसका एक तरीका आप देख लीजिए, वैसे आपने पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल आर, और इसका मास हम ले लेते हैं, इसका मास, ओरिजिनल डिस्क का मास, मैं पहले लिख दूं नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पहले लिख दूं, ओरिजिनल डिस्क का मास कितना ले लिया आपने, ओरिजिनल डिस्क का मास ले लिया बेटा कैपिटल एम, है ना। मतलब ये नहीं सोचें कि जो बचा हुआ इसका मास है, ओरिजिनल जो डिस्क थी जिसमें से हम ये कटआउट निकालने वाले हैं उसका मास है एम, ओरिजिनल डिस्क का रेडियस आर, और जो कटआउट है इसको कैविटी भी बोलते हैं, अरे जैसे दांतों में भी हो जाती है ना कैविटी, चॉकलेट खाने से, ज्यादा मीठा खाने से, है ना, ठीक है। तो वैसे यहां पे हमने इसमें कैविटी निकाल ली r/2 सच दैट की जो कैविटी है ये सेंटर से पास हो रही है और इसके रिम यानी इसके सरकमफ्रेंस से भी पास हो रही, इस प्रकार से। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई कैविटी की, r/2, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर कितना हो गया कैविटी का, ओरिजिनल रेडियस r के बराबर, तो रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो कैविटी का रेडियस कितना हो गया r/2, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं, पे नेगेटिव मास का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, नेगेटिव मास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशंस इजियर, यानी कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज करते हैं। समझना कैसे, पूरी की पूरी डिस्क का, पहले तो यूनिटरी मेथड, ये सब आपने क्लास में किया होगा, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पूरी की पूरी डिस्क का मास कितना हो गया, सॉरी एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना, कितना मास हो गया m, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में m मास छुपा है, तो पर यूनिट एरिया में कितना मास छुपा है, m बाय पाई आर स्क्वायर। अब कैविटी का एरिया कितना हो गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं, कैविटी का एरिया, कैविटी का एरिया कितना हो गया बॉस, सर ये हो गया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसका रेडियस हो गया r/2, तो बेटा जी हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4 किसका, कैविटी का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, पर यूनिट एरिया में इतना मास है,
तो कैविटी का एरिया जो है पायर स्क्वायर, उसमें कितना मास होगा, वही हो गया ना यार कि 5 टॉफी 60 रुपए की, तो एक टॉफी कितने रुपए की, तो 3 टॉफी कितने रुपए की, इस प्रकार से। ठीक है, आता है ना। हाँ सर, तो एम बाय पायर स्क्वायर इनटू ये एरिया कितना हो गया, पायर स्क्वायर बाय 4। तो पायर स्क्वायर से पायर स्क्वायर शहीद हो गया, ये आ गया एम बाय 4। अब मैं इसी को नेगेटिव मास ले लूंगा, क्यों, नेगेटिव नहीं है, मास नेगेटिव नहीं होता, मास या तो नहीं होता या होता है तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मास का मतलब यहां पे मास का अभाव है, यहां से मैंने मास निकाल लिया है, इसलिए मैं नेगेटिव मास ले रहा हूं। सच में कोई नेगेटिव मास नहीं होता है ना। इसको मैं नेगेटिव मास मान लूंगा क्योंकि वो वहां से नदारद है, गायब है, हटा दिया गया है, नेगेटिव मास। ठीक है सर, एम बाय 4। तो अब मैंने क्या किया, एम बाय 4। ठीक है, हाँ सर, अब देखना बहुत ध्यान से। मैं अच्छा, जब भी ना आपको ऐसी कंपोजिट बॉडीज या ऐसी खतरनाक खतरनाक सी बॉडीज दे रखी होती ना, आप उसको पॉइंट मास मान सकते हो। जैसे कि इस पूरी की पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास, पूरी की पूरी डिस्क, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास में ये सेंटर मान सकता हूं, इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास में ये मान सकता हूं। तो सेंटर ऑफ मास मान लेने से ना बहुत सारी चीजें जो है आसान हो जाती है। तो यहां पे देखो, ये हो गया वही अपना वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। तो पूरे के पूरे जो डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास कहां था, पूरी डिस्क, ओरिजिनल डिस्क, जब आपने कैविटी नहीं निकाली थी, कैपिटल है, कहां था, 0,0 पे। और बेटा ये जो कैविटी थी इसका मास कितना है, सर इसका मास है -m/4। चालाकी खेल रहे हैं थोड़ी सी। और कितनी दूरी पर है, यहां पे सिचुएटेड है, कितनी दूरी पर है, r/2 दूरी पर है ना। तो ये कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 0,r/2। बस अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने पूरी ओरिजिनल डिस्क को, ये क्लास में पढ़ाया होगा आपको तरीका, 100% पढ़ाया होगा, 100%, 100%। ठीक है, हम बस यहाँ पे एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी को तरीका नहीं पढ़ाया गया तो तरीका देख के सीख सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यार ये भी मास इधर है, ये भी मास इधर है, इस वर्टिकल एक्सिस पे। तो सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाता है m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एक मास मैंने ले लिया कैपिटल M, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, प्लस एक मास मैंने ले लिया कितना, -m/4, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, r/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू, एक हो गया m और एक हो गया -m/4। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लेना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज -r/6। इसका मतलब इसको आपने ओरिजिन माना है, क्या माना है आपने, इसको ओरिजिन माना है। वाई सेंटर ऑफ मास आ रहा है -r/6, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ खिसक गया होगा, कितनी दूरी पर, r/6। सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ खिसक गया होगा, कितना, r/6 खिसक गया होगा। बोलो बात समझ में आई। हाँ सर, देखो कंसेप्ट समझो, ऊपर से मास हटाया तो सेंटर मास नीचे खिसक गया, नीचे से हटाते तो ऊपर खिसक जाता, राइट से हटाते तो लेफ्ट खिसक जाता, लेफ्ट से हटाते तो राइट खिसक जाता। अच्छा, ऊपर ये आपने कैविटी बनाई तो सेंटर मास नीचे खिसक गया, नीचे ऐसी ही कैविटी बना दूंगा तो सेंटर मास वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। ये सब बारीकियां हैं, ये एक तरीका है, एक ट्रिक है ना, कैविटी वाले सवालों को सॉल्व करने की, नेगेटिव मास वाली ट्रिक। ये कोई मेरी ट्रिक नहीं है, मैं मतलब साफ बता देता हूं, जो है वो है, ये क्लास में बताई जाती है, आपको बताई गई होगी, है ना। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि पूरे डिस्क, ओरिजिनल डिस्क का एरिया कितना, उसमें कितना मास, पर यूनिट एरिया में कितना मास। फिर कैविटी का एरिया निकाला, उसमें कितना मास, नेगेटिव मान लिया। फिर कैविटी का मास हो चाहे ओरिजिनल डिस्क का मास, उसको मैंने पॉइंट मास में रिड्यूस कर लिया। किस में रिड्यूस कर लिया बच्चों, पॉइंट मास में रिड्यूस कर लिया और फॉर्मूला लगा दिया। जाहिर सी बात है कि सारे मास इस वर्टिकल एक्सिस पे सिचुएटेड है तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं कहीं आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऊपर ना आते हुए कहां आया, -r/6। मैंने सोचा था यहां बीच में कहीं आएगा, लेकिन वो आया नीचे कहीं, है ना। तो ओरिजिनली इसको अगर मैं हटा दूं तो कहां आएगा सेंटर ऑफ मास, माइनस का मतलब नीचे की ओर, r/6। ठीक है, हाँ सर, रटना नहीं है r/6, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए r/6 है, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी तो r/6 भी चेंज हो जाएगा, बट तरीका यही रहेगा। देख लीजिए इसको फटाफट से। ठीक है बॉस, चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया, कैविटी प्रॉब्लम हो गया। चलो भाई अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ाओगे अब आगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने अभी तक देखा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, उसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा पोजीशन वेक्टर को तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, उसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2।
ठीक है सर, ओके। अब इसी में एक स्टैंडर्ड सवाल आता है जो कि कई बार पूछा जा चुका है और आपने अब तक तो देख ही लिया होगा। ठीक है, ये पुली सिस्टम है, एटवुड मशीन है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि M2 अगर जो है वो M1 से भारी है, तो जाहिर सी बात है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था कि जो भारी है वो नीचे जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। और याद करो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हम साथ साथ हैं, इसकी एक्सिलरेशन और इसकी एक्सिलरेशन, दोनों की एक्सिलरेशन क्या होगी, सेम होगी। अब सुनो, ये जो चीज है ना बेटा, ये वेक्टर्स हैं, यानी कि यहां पे हम वेक्टर से डील कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी से डील नहीं कर रहे हैं। हमको अगर निकालना हुआ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालेंगे? सच बता रहा हूं, बहुत आसान है। क्या आपको ए का वैल्यू याद है? सबसे पहले तो वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स, तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लेते बेटा, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आता था? भारी वाला माइनस हल्का वाला डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू जी। यस सर। अब देखो, अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी यू एम कितना हो गया बॉस? सर ये हो गया M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर बटा M1 प्लस M2। हाँ सर, ये करवाया है हमको। अब M1 की एक्सिलरेशन कैसी है? M1 की एक्सिलरेशन प्लस ए है, तो M1 की एक्सिलरेशन कैसी है? प्लस ए है। हाँ सर, तो लिख दिया आपने इसको M2 माइनस M1 बाय, या प्लस ए लिख दो खाली, इसको अभी प्लस ए लिख दो, है ना, इसको ए लिख दो, प्लस ए, M1 इंटू प्लस ए प्लस M2 की जो एक्सिलरेशन है 2 कैसी, नीचे, मतलब माइनस है, यस सर, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप एक काम करो, ए कॉमन निकाल लो, कितना आ गया? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और अब यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फेंक के मारो तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, फेंक के मारोगे ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, और ये हो गया नीचे M1 प्लस M2, ऊपर M1 माइनस M2। अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकाल लूं तो हो जाएगा M2 माइनस M1, तो एक बार माइनस आ जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपके पास माइनस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू जी। इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखें। ठीक है सर, ये हो गया है ना। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमें याद रखना है, मैं पीछे भी लिख देता हूं इधर। ACOM कितना आ रहा है बेटा? ACOM आ रहा है माइनस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2, है ना। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है बेटा, इसका क्या है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद जी। ठीक है सर, ये मैंने पूरा डिराइव करके बता दिया, वैसे जरूरत नहीं थी पर मैंने पूरा डिराइव करके बता दिया। अब ACOM नीचे आ रहा है माइनस, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है? एक सेकंड बेटा, सेंटर ऑफ मास आपका कहां जा रहा है बेटा? नीचे की ओर जा रहा है। माइनस का मतलब है क्यों? क्योंकि भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास भी वो अपने साथ लेके जा रहा है। पूरा डेरिवेशन करवा दिया है। ये सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, साइन के साथ पुट किया, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, आंसर आ गया। ये आपको ऑलरेडी कहां करवाया जाता है बेटा? क्लास में, बट भाई ने यहां भी डिराइव करवा दिया। ठीक है, ये देख लो, इसको याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब कि कभी भी मुंह उठा के वो पूछ सकता है विद अ माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पे आप M1 माइनस M2 भी लिख सकते हो, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे आपको पता ना, A माइनस B का स्क्वायर लिखो और B माइनस A का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है सर, इसको देख लो फटाफट से, देन वील मूव अहेड। चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सुनो, हाँ सर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COLM। जैसे मैंने आपको लास्ट माइंड मैप में भी बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को आप शॉर्ट में COM ही बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वैसे COLM मतलब शॉर्ट में चलता है आजकल। अरे ये वैसा ही है, रॉफल, फॉर रियल, FR, आई गेस, IG, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, इफ यू नो यू नो, IYK, वैसा ही है COLM है। समझ में आ रही बात? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो दो केसेस में अपन पढ़ेंगे, एक बुलेट प्रॉब्लम, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन। और सच बताऊं तो ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, बाकी क्लास में भी पढ़ा होगा और देख भी लेते। देखो यार, आपको याद है क्या? F एक्सटर्नल बराबर dP बाय dt, ये सिस्टम का है ना, dP ये सिस्टम है, सिस्टम का मोमेंटम। हाँ सर, ये सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना कि सुना सुना है बेटा, सुना सुना होना चाहिए, सुना सुना थोड़ी होनी चाहिए। तो पढ़ा था हमने NLM में, सेकेंड लॉ। यस सर। तो अगर F एक्सटर्नल 0 हो गया, अगर F एक्सटर्नल क्या हो गया? सिस्टम पे, किसी सिस्टम पे लगने वाला बाहरी बल 0 हो गया, इसका मतलब P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो अगर ये जीरो हो रहा है मतलब पी सिस्टम कैसा हो गया, कांस्टेंट। यानी कि कुल जमा बात ये है बेटा, कुल जमा बात ये है कि अगर किसी सिस्टम पर बाहरी बल नहीं लग रहा तो उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, कोई भी घटना घटने से पहले और कोई भी घटना घटने के बाद। बस आपको इतना ध्यान देना है कि उस घटना के दौरान सिस्टम पे कोई भी बाहरी बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। बोलो ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, डन हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग, और सवाल भी इसी पे ही आते हैं यार, समझ जाओगे आपको। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। अच्छा, बच्चों को लगता है कि सिस्टम का है, सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, पूरे सिस्टम का रहता है। जैसे गन एंड बुलेट प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें तो बेटा जो फायरिंग ऑफ बुलेट, आप ही मत बोलना घोड़ा यहां से हम दबा रहे हैं, ट्रिगर यहां से हम दबा रहे हैं तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। नहीं, जो प्रक्रिया घटेगी, ठीक है मैंने मान लिया ट्रिगर दबाए, लेकिन जो प्रक्रिया घट रही है वो अंदर घट रही है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो बुलेट फोर्स लगा रही है गन पे, गन फोर्स लगा रही है बुलेट पे, आप समझना वो इंटरनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मान के चलेंगे कि इस गन का मास कितना हो गया, कैपिटल एम, इस गन का मास हो गया कैपिटल एम, और इसके अंदर बना लेते हैं एक बुलेट, इसके अंदर बना लेते हैं, वैसे बुलेट इधर आएगी पर मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है। कौन से कलर से बनाए कि आपको दिख जाए यार, पिंक से बना लेते हैं, चलो। वाह सर, पिंक बुलेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे बुलेट इधर होगी पर कोई बात, चलो इधर ही जहां होगी वहीं बनाता हूं, इधर होगी बुलेट, है ना। अभी फायर करने से पहले, पबजी वालों, नहीं सर हम तो फ्री फायर वाले हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। इधर देखो ये हो गया स्मॉल एम, बुलेट का मास कितना हो गया बेटा, स्मॉल एम, ये बुलेट है अंदर, ये दिख रही है क्या, ठीक है सर ये बुलेट है, बुलेट का मास है स्मॉल एम, गन का मास कितना है बेटा, कैपिटल एम। तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम में कौन कौन आ रहा है बेटा, गन भी आ रही है और बुलेट भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, ओ सॉरी जीरो लिख दिया, आई एम सॉरी, कांस्टेंट, कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोलेंगे यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं। तो जब बिफोर फायरिंग, ये हो गया बिफोर फायरिंग, हो गया आफ्टर फायरिंग, जब गोली चली ही नहीं है, बंदूक से गोली निकली ही नहीं है, अभी आपने ट्रिगर दबाया ही नहीं है, ट्रिगर दबाने से जस्ट पहले इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कैसा हो गया, जीरो हो गया। अब मान लो गोली चला दी है और गोली जो निकल रही है, बंदूक से जो गोली निकल रही है, लेट सपोज वो कितनी वेलोसिटी से निकल रही है, वी बी लिख देता हूं, वी बी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब बंदूक चलेगी ना, जब बंदूक चलेगी तो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, ये तो आप सब जानते ही हैं, टीवी वगैरह में देखा होगा, गेम्स में खेला होगा आपने, है ना, ठीक है। तो ये जो गन है ये पीछे की तरफ क्या करेगी बेटा, ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, तो इसको लिख दिया वीजी यानी वेलोसिटी ऑफ गन। तो समझो वीबी हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वीजी हो गया वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो हम यहां पे बोलेंगे मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो गया, आ गया माइनस वी एम बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। देखो वो आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ गन आ गया, जो पीछे की तरफ वो रिकॉइल करेगी। माइनस साइन क्या बतला रहा है कि अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे की ओर रिकॉइल करेगी, कितना, माइनस का साइन मतलब है ना, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, वी बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एम हो गया मास ऑफ गन। ये देख लीजिए, हाँ सर ये तो बहुत हमारे दिल के करीब है फॉर्मूला, क्योंकि हमें बचपन में स्कूल में भी पढ़ाया गया था और अब हमने क्लासेस में भी पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद बॉम्ब एक्सप्लोजन देख लेंगे, ये भी बहुत आसान है, ठीक है सर, टकाटक देख लीजिए फटाफट से बेटा इसको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, नहीं मालिक कोई दिक्कत नहीं, चलते आगे। बॉम्ब एक्सप्लोजन में भी आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, आपने बाहर से चिंगारी दे दी, लेकिन जो भी एक्सप्लोजन हो रहा है, केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी प्रक्रिया हो रही है बेटा वो अंदर हो रही है, आंतरिक यानी इंटरनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स बेटा नहीं है। यानी हम बोलेंगे कि जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड या कांस्टेंट, इनिशियल बराबर फाइनल, दैट इज बॉम्ब फटने से पहले पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर बॉम्ब फटने के बाद। मान लीजिए ये बेचारा डरा हुआ है, बोले मुझे क्यों तोड़ा, मेरी क्या गलती, हमने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, और इसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, है ना, इसके कितने टुकड़े हो गए, दो, एक टुकड़ा गया लेट सपोज सूरत में, एक टुकड़ा गया गुजरात में, नहीं एक टुकड़ा गया सूरत में, एक टुकड़ा गया अहमदाबाद में, मजाक कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो अब दो टुकड़े, दो से तो दो या दो से ज्यादा टुकड़े होंगे,
2.5 टुकड़े 3.5 टुकड़े नहीं होंगे, या तो 2 होंगे या 3 होंगे 4 होंगे। लेट सपोज 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े का मास m1, एक टुकड़े का मास m2, एक टुकड़े की वेलोसिटी v1, एक टुकड़े की वेलोसिटी v2। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन 0, फाइनल मोमेंटम m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, जो भी होगा वेक्टर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर 3 होगा तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। ठीक है, वो आ जाएगा 0। ये बिफोर एक्सप्लोजन या आफ्टर एक्सप्लोजन। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे भी इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का भी 0 है। कैसे? मतलब जितना मोमेंटम बुलेट का आगे उतना ही मोमेंटम गन का भी पीछे है, ताकि नेट मोमेंटम फाइनल वाला भी कैंसिल हो जाए। वैसे ही इनिशियली मोमेंटम 0, फाइनली भी इस टुकड़े का जितना आगे की ओर मोमेंटम है, इस टुकड़े का उतना पीछे की ओर मोमेंटम है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ओके सर, चलते हैं आगे। ये हो गया। अच्छा, ये ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम, यार इस पे काफी सारे सवाल बन जाते हैं, तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो यहाँ पे लिख दिए। क्लास में इसका डेरिवेशन करवाया जाता है। हाँ सर, आपकी भाषा में करवाया जाना चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने डेरिवेशन नहीं देख रहे, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए। ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम 2 केसेस है। सबसे पहले तो मान लीजिए ये जो बुलेट है, कितनी देखो कितनी खूबसूरत सी बुलेट है, स्मॉल m स्मॉल u वेलोसिटी से आ रही है, टकराती है। ये इनिशियली रेस्ट पर था कैपिटल M का ब्लॉक, और ये इसमें आके धस जाती है। अब धस जाती है तो साथ में चलते मास कितना हो जाता है साथ में, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और मान लो ये जो सिस्टम है h हाइट तक राइज करता है, और टक्कर के बाद यानी जस्ट आफ्टर दी कोलिजन, जब बुलेट इसमें टकरा के इसमें धस जाती है, तो मान लो कंबाइंडली v वेलोसिटी से चलते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, पहला केस। एक अगला केस वो भी देखेंगे कि वो चीर के निकल जाती है बुलेट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v, है ना। ब्लॉक के अंदर कौन है? ब्लॉक के अंदर बुलेट भी है साथ में, ठीक है। तो वेलोसिटी लिखी हुई है, h के टर्म्स में लिखा है √2gh। स्पीड ऑफ बुलेट अगर कोई पूछे u का वैल्यू, वो भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम हाइट कहां तक ये राइज करता है, वो भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैक्सिमम हाइट तक ये राइज करता है, थीटा का वैल्यू भी cos इनवर्स 1 - h/l। l क्या है बेटा? लेंथ है इस रस्सी की। तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए। u किसकी वेलोसिटी? बुलेट की। और v क्या है? टक्कर होने के बाद ये साथ में कितनी वेलोसिटी से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप एक बार चेक कर लेना, है ना। क्लास के नोट्स में अपने लिख लेना, वैसे तो ये लिखे होंगे, क्लास नोट्स में नहीं लिखे तो इनको जरूर से लिख लेना, क्लास में डिराइव करवाए जाते हैं। ठीक है, अगला केस हो गया बेटा आपका, इफ बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक। इफ बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक, ये चीर के निकल जाती है, तो अब क्या होगा देखो। अभी तक इस केस में बुलेट और ब्लॉक सेम एंटिटी थे, यानी सेम हम कंसिडर करें क्योंकि साथ में चल रहे थे। अब दोनों अलग अलग चल रहे हैं। बुलेट आई स्मॉल m मास, u वेलोसिटी, चीर के निकल गई, चीर के निकली v1 वेलोसिटी से, और ये जो ब्लॉक था चीर के निकल गई। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो थोड़ा ऐसे नहीं कि 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो जुड़ा हुआ रहेगा, आप मास कांस्टेंट मानना उसका। वो चल पड़ा ब्लॉक वेलोसिटी v2 से, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपने ये इक्वेशन निकाल लिया। m इंटू यू प्लस से पहले रेस्ट पे था प्लस 0 बराबर m स्मॉल m इंटू v1, स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2। यस सर, ये आप इधर ले आए, m कॉमन ले लिया, और v2 का जो फॉर्मूला आ गया, मान लो h हाइट तक राइज करता है। ये कितनी हाइट तक राइज करता है? ये ब्लॉक राइजेस टू अ हाइट h, राइजेस टू h हाइट तक राइज करता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से v2 निकाल लिया, √2gh। v2 की वैल्यू पुट कर दोगे, u पता होगा तो v1 भी आ जाएगा। वैसे तो कम ही चांस है पूछने का, पर पूछे तो बता देना। अगला है मैन एंड प्लैंक सिस्टम। अब यहां पे हम मान के चलेंगे, ये जो प्लैंक है इसका मास कितना हो गया बेटा? कैपिटल M। इस मैन का मास हो गया स्मॉल m। प्लैंक की लंबाई कितनी होगी? कैपिटल L। प्लैंक की लंबाई कितनी होगी बेटा जी? कैपिटल L हो गई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, मान लो ये एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। अब एक्सटर्नल सिस्टम में कौन कौन है फिर से सुन लो। सिस्टम में कौन कौन है मैं आपको बता दूं, मैन प्लस प्लैंक, है ना, ये पढ़ा होगा आपने, मैन प्लस प्लैंक। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। अब आप बोलोगे कि सर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आदमी कैसे चलेगा? आदमी जमीन पे नहीं चल रहा, आदमी प्लैंक पे चल रहा है। आदमी और प्लैंक के बीच फ्रिक्शन है, आदमी तभी चल पा रहा है प्लैंक पे। आदमी और प्लैंक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल वो होता जो जमीन इस प्लैंक पे लगाती, पढ़ा होगा आपने क्लास में सर। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। अगर ये बच्चा यहां से यहां तक चला जाता है, ए से बी चला जाता है, तो बच्चा आगे जा रहा है, तो ये बच्चा या मैन जो भी आप मानना चाहें, तो प्लैंक पीछे चले जाएगा x मात्रा से। अगर बच्चा आगे जा रहा है
तो प्लैंक पीछे चला जाएगा कितने मात्रा से, x मात्रा से, और x आ जाएगा आपके पास स्मॉल m इंटू एल डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। इसको आप याद रखिएगा बेटा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर बच्चा ए से बी चला जाता है आगे, रिलेटिव टू द प्लैंक वो कितना आगे चल लिया, रिलेटिव टू द प्लैंक एल, एंड रिलेटिव टू द ग्राउंड वो कितना आगे चल लिया, एल माइनस एक्स। प्लैंक पीछे खिसक गया एक्स, तो प्लैंक कितना पीछे खिसक गया, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। हाँ सर, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। सेंटर ऑफ मास नहीं खिसकेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं हो रहा है, आदमी ने रेस्ट से चलना शुरू किया, आदमी भी रुका होता, प्लैंक भी रुका होता, सेंटर ऑफ मास भी रुका होता। सेंटर ऑफ मास पहले अगर रुका हुआ है तो बाद में भी रुका रहेगा, है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं मूव करेगा। तो अगर इसमें पूछे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आप बोल देना 0, ठीक है। हाँ सर, देख लो इसको, चलते फिर आगे। अगला कोलिजन आ गया। कोलिजन दो प्रकार के कोलिजन सर, एक हो गया हेड ऑन कोलिजन और एक हो गया ओब्लिक कोलिजन। ये अभी जो अपन देख रहे हैं ना बेटा, वो हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन मतलब यहां पे जो लाइन ऑफ मोशन है, यानी जिस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, और जब ये बॉडीज टकरा रही हैं तो इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में इंपल्सिव फोर्स आ रहा है। लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन सेम है, देखो ध्यान से देखो, जो फोर्सेस लगेंगे वो भी कुछ इसी लाइन पे लगेंगे, और जो मोशन हो रहा है वो भी इसी लाइन में हो रहा है। देखो ध्यान से, ये इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा, देखो मैं आपको बना के भी बता देता हूं। ये इस पे नॉर्मल कहां लगाएगा बेटा, ये मान लो व्हाइट कलर, ये इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा और ये इस पे नॉर्मल इधर लगा देगा। तो नॉर्मल जहां लग रहा है वही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, और लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन कोइंसाइड कर रहे हैं। आगे जाके अपन ओब्लिक कोलिजन देखेंगे, आगे जाके अपन ये रहा, आगे जाके अगर अपन ओब्लिक कोलिजन देखेंगे तो लाइन ऑफ मोशन ये है, और जब टक्कर होगी तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये होगा। जमीन ने इस पे नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लगा दिया, बॉल ने इस पे इंपल्सिव फोर्स लगा दिया। आप देखो, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये और लाइन ऑफ मोशन अलग। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट जब कोइंसाइड करते हैं तो हेड ऑन कोलिजन है, और लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट कोइंसाइड नहीं करते हैं तो ओब्लिक कोलिजन है। ओब्लिक कोलिजन आपको इसी तरीके का देखने मिलेगा, और हेड ऑन कोलिजन आपको इसी प्रकार से देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको ये डायग्राम ना दिलो दिमाग में अपने जहन में बसा लेना है कि टक्कर से पहले m1 मास m2 मास, u1 वेक्टर u2 वेक्टर, टक्कर हो गई बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये हो गया बिफोर, है ना, मैं लिख देता हूं बिफोर। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है ताकि आप आगे के फॉर्मूले ठीक से याद रख पाओ। और ये हो गया आफ्टर कोलिजन, तो हो गया m1 m2 u1 वेक्टर u2 वेक्टर, m1 आफ्टर कोलिजन m1 m2 v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी किसकी देन है, न्यूटन साहब की देन है। चमत्कार को करो नमस्कार। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये डिफाइंड है। न्यूटन साहब बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से पता चलता है कि कोलिजन किस प्रकार की आगे देखेंगे। और E क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। एक सेकंड इसको ठीक कर देता हूं, माइनस u2 वेक्टर, ठीक है ओके। अब आप इस डायग्राम को याद नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं v1 किसका है, v2 किसका, u1 किसका, u2 किसका, जब इसको अप्लाई करना होगा। तो डायग्राम के साथ फॉर्मूला याद रखें, m1 m2 u1 वेक्टर u2 वेक्टर, टक्कर के बाद m1 m2 v1 वेक्टर v2 वेक्टर, E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाय u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। इसको ध्यान में रखें, ठीक है सर। अच्छा, ये जो E का वैल्यू है ना बेटा, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। रियल लाइफ में, रियलिटी में ना इसकी वैल्यू, रियल लाइफ बोल रहा हूं, ये कागजी थ्योरेटिकल लाइफ नहीं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में E ना ही 0 होता है ना ही 1 होता है, वो 0 से 1 के बीच में होता है। बट कागज में यानी थ्योरी में 0 से 1, 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये देख लो टाइप्स ऑफ कोलिजन, है ना। एक सेकेंड एसी का तापमान थोड़ा सा बढ़ा दें। चलो भाई आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1, इन इलास्टिक कोलिजन E 0 से 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E बराबर 0। अगर E बराबर 1 हो गया बेटा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो गए। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। यहां पे E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, देखो यहां पे आके देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ सर, मोमेंटम यहां पे भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व नहीं है, यहां पे लॉस होता है। और जो लॉस होता है वो किस रूप में दिखाई पड़ता है, हीट के रूप में, साउंड के रूप में, लाइट के रूप में।
ई की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी, यानी वो साथ में चिपक के चलेंगे, है ना। हाँ सर, तो बहुत फेमस केस है। कैसे चलेंगे? चिपक कर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, चिपक कर चलेंगे, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, वो साथ ही चल, ठीक है, एक दूसरे को बोलेंगे, साथ में चलेंगे। ई बराबर अगर 0 हो गया, ई बराबर अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 से मल्टीप्लाई तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? आप देखो ना, ई की वैल्यू 0 है तो ये तो इसमें शून्य में विलीन हो गया, तो v2 बराबर v1 हो जाएगा, यानी दोनों साथ चलेंगे, चिपक कर चलेंगे। मोमेंटम यहां भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यहां पे भी लॉस होगा और लॉस सबसे ज्यादा होगा। खास बात जो आप देख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम हर तरीके की टक्कर में कंजर्व्ड है। इस पे सवाल पूछ लेता है कौन सी टक्कर में मोमेंटम कंजर्व होता है, ऑप्शन दे देगा। कौन सी टक्कर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होता है? भाई सब प्रकार की टक्कर में मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, और वो भी सिस्टम का, वो भी किसका? आपको लगे कि काइनेटिक एनर्जी किसका? सिस्टम का, ऑफ सिस्टम, और मोमेंटम भी सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिविजुअल ना काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही, ना सिस्टम की बात हो रही, ठीक है। ये बाइफर्केशन आपने पढ़ा होगा क्लास में, यहाँ पे इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में, थ्योरी में ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड है, ठीक है सर। चलते बेटा आगे। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखें, आपको क्लास में भी आपके टीचर ने बताया होगा, आप जिनसे भी पढ़ते होंगे आपको बताया गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर हेड ऑन कोलिजन। टक्कर से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? m1, m2, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर और e का वैल्यू। तो बिना किसी झंझट में पड़े, बिना किसी टंटे में पड़े, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर डायरेक्टली, v1 वेक्टर और, एक सेकेंड, v2 वेक्टर डायरेक्टली अगर आप ये याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और यहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का याद रख सकते हैं बेस में, यानी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, u1 u1 u1, u2 u2। बस इधर है m1 माइनस m2, इधर उल्टा हो जाता है m1 माइनस m2। मैं तो इसको ऐसे ही याद करवाता हूं जैसे मैंने लिखा हुआ, ये बेस्ट तरीका याद करना है। m1 माइनस m2, m2 माइनस m1, 1 प्लस m2, 1 प्लस m2, 1 प्लस m1, m1 माइनस m2 उल्टा m2 माइनस m1, u1 u1, u2 u2, ठीक है। तो आप यहाँ पे m1 की, m2 की, u1 u2 और e की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास v1 वेक्टर और v2 वेक्टर आ जाएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर e का वैल्यू 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, तो लॉस 0 हो जाएगा। e का वैल्यू 0 हो गया, e का वैल्यू 0 हो गया तो लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। लॉस मैक्सिमम कब होता है? e बराबर 1, नो लॉस, 0 लॉस, नो लॉस या 0 लॉस। बोलो बॉस, e की वैल्यू 0 यानी मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम लॉस किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ये देख लो। अब इसके ऊपर बेस कुछ ऑब्जर्वेशन है, स्पेशल केसेस है जो डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, वो मैं आपको बतला देता हूं, ठीक है सर। चलते फिर आगे। अब देखो, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका केस बी, अभी इस पे आएंगे अपन। ये हो जाएगा केस सी, और मैं आपको एक स्पेशल केस बता रहा हूं, है ना। क्या बता रहा हूं? स्पेशल केस। ये हो गया 1 ए। स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस मैं आपको बता दूं बेटा। सबसे पहला, वेलोसिटीज कब एक्सचेंज होते हैं, याद है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर याद है। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, जी सर, इफ कोलिजन इज इलास्टिक यानी ई की वैल्यू कितनी हो गई बॉस? 1 हो गई। एंड मासेस आर इक्वल, दो कंडीशन है, एंड मासेस आर इक्वल, एंड मासेस आर इक्वल। क्या लिखा हुआ है? अगर कोलिजन इलास्टिक और मासेस इक्वल है, यानी m1 बराबर m2, देन आफ्टर कोलिजन, क्या बेटा? देन आफ्टर कोलिजन, देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड, यानी अभी समझ में आ जाएगा। देन वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड, पता होगा ये आपको। लेकिन ये हर बार सत्य नहीं होता, सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होनी चाहिए और मासेस इक्वल होनी चाहिए। तो टक्कर के बाद क्या होगा बेटा? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी v1 v2, ये आ जाएगी u2 और ये आ जाएगी u1, यानी जो पहले u1 थी वो जाएगी v2 और जो पहले u2 थी वो हो जाएगी u1, इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है सर, एग्जाम्पल दे दूं? हाँ सर, एग्जाम्पल दे दो। देखो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो 2 बॉडीज है, इधर ही बना लेते पर, खट 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 खट,
इधर देखो मासेस सेम है, एम मास। कोलिजन कैसी है मैं पहली बता दूं, इलास्टिक है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी टक्कर के बाद, ठीक है। तो टक्कर के बाद क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर लूं क्या, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये हो गया बिफोर, और ये हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आफ्टर, ठीक है। तो हो गया दो, मतलब एक्सचेंज हो जाएगी। इसके पास जो वेलोसिटी आगे की तरफ एक, वो इसको मिल जाएगी, और इसके पास जो वेलोसिटी थी आगे की तरफ दो, वो इसको मिल जाएगी, ये एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज, इसको आप देख लीजिए, फिर अपन चलेंगे बेटा आगे, ठीक है सर। डन, डन हो गया। एक सेकेंड, अगला केस है बेटा, अगला केस है, ये जो दो आगे के केसेस बी और सी में बता रहा हूं ना, वो तब वैलिड होंगे जब एक मास बहुत ज्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू दूसरा मास। तो केस बी एंड केस सी दोनों ही तब एप्लीकेबल है, मतलब दोनों अपन वो स्टडी कर रहे हैं ये मान के कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जो एक बड़ा मास है, ये गेंडा स्वामी है, ये बहुत हैवी है और ये हल्का है, ठीक है। तो केस बी देखो, मान लो जो गेंडा स्वामी है, भारी वाला मास है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, और इसकी तरफ ये हल्का पतला मास आता है, मान लो स्पीड v से, तो ये बिफोर कोलिजन है, और टक्कर के बाद है ना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया बिफोर, और बेटा ये हो गया आफ्टर, ये हो गया आफ्टर, ठीक है, टक्कर के बाद। तो टक्कर हुई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, गेंडा स्वामी को एज इट इज रहा, रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहा, और टक्कर के बाद वो जितनी स्पीड से आए वो उतनी स्पीड से ही चला गया। एक केस ये हो गया, ठीक है। हाँ सर, और एक केस है कैपिटल एम, वही गेंडा स्वामी और हल्के पतले वाला, कैपिटल एम इज वेरी मच हेवियर देन द स्मॉल एम, ठीक है। अब ये जो हल्का पतला मास है ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, और ये जो गेंडा स्वामी है इसकी तरफ दौड़ के आ रहा है v स्पीड से। टक्कर होने के बाद ये हो गया बिफोर, और बेटा जी हो गया आफ्टर, ये हो गया आफ्टर। टक्कर से पहले गेंडा स्वामी टक्कर के बाद सेम स्पीड से चलेगा, लेकिन ये जो रेस्ट पे था, जब गेंडा स्वामी इसको v स्पीड से आके टकराएगा तो ये 2 टाइम्स दी, ट्वाइस दी स्पीड से चलने लगेगा। ये v से आ रहा है, ये रुका हुआ है, गेंडा स्वामी v से आ रहा है, टक्कर हुई, गेंडा स्वामी उतनी स्पीड से चल रहा है, हल्का पतला वाला मास 2v से चलने लगेगा। ये याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आप बिना किसी मेहनत के अगर सवाल आए तो 4 नंबर अपनी जेब में, फ्री फंड के 4 नंबर अपनी जेब में, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ये डन हो गया। अच्छा, आपको पता है ना, यहां पे अगर e की वैल्यू अगर अपन 0 कर देंगे, अगर अपन e की वैल्यू 0 कर देंगे, अगर हम e की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा, फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर, जो फाइनल वेलोसिटी साथ साथ चलेंगे, फाइनल वेलोसिटी कंबाइंड, क्योंकि दोनों मास चिपक के चलेंगे कंबाइंड, तो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके पास m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m नहीं, यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा, ये दोनों साथ में 30 स्पीड से चलेंगे, कंबाइंड वाला केस हो, ठीक है सर। ये सब पता होगा आपको, है ना। देख लीजिए, e की वैल्यू 0 हो गई, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी कंबाइंड होगी m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का जब वो दोनों साथ साथ चलेंगे का बेस्ट एग्जांपल बता दूं, बेस्ट एग्जांपल बता दूं, ये रहा, ये बेस्ट एग्जांपल है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, है ना। हाँ सर, क्यों, क्योंकि टक्कर के बाद ये दोनों साथ साथ चल रहे, चिपक के चल रहे एक के साथ एक, तो बेस्ट एग्जांपल है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बॉस। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, इसको देख लीजिए, चलते हैं फिर अपन आगे। सर ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। चलेंगे आगे, स्पेशल केसेस भी हो गए, सारी चीजें आपने बता भी दी। एक तो वो फॉर्मूले v1 वेक्टर v2 वेक्टर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी याद रखना, ये पता होना चाहिए कि हर केस में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है, इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1 में काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, बाकी दो केसेस में लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। वो लॉस दिखाई देता है हमको, मतलब जो लॉस है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है सर। उसके बाद v1 वेक्टर v2 वेक्टर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देख लिए। E बराबर 0 में चिपक के चलेंगे, कितना m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बाय m प्लस m1 प्लस m2। हाँ सर, E बराबर 1 में मिनिमम एनर्जी लॉस है 0, E बराबर 0 में मैक्सिमम एनर्जी लॉस है। सब कुछ अपन ने यहाँ पे देख लिया। 3 स्पेशल केसेस हो गए। वेलोसिटी कब एक्सचेंज होती है बेटा सर, वेलोसिटी उस सूरत हाल में एक्सचेंज होती है जब कोलिजन इलास्टिक हो और मासेस सेम हो, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है बॉडीज की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। गेंडा स्वामी वाले 2 केसेस देख लिए। अब एक ये और है, इसमें भी सवाल
पूछ लेता है बाउंसिंग बॉल केस। अभी तक हमने क्या कंसिडर किया था कि भाई हम किसी बॉल को छोड़ रहे हैं, रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, गिरेगी, जितना हाइट नीचे गिरी वापस टकरा के उतना आ जाएगी, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं। तो अगर अपन मान के चल रहे हैं कि टक्कर जो हो रही है ना, और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है फॉर द कोलिजन बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड, दैट इज ई। तो होगा क्या, देखो एच हाइट से आपने मान लो इसको ड्रॉप कर दिया, सीक्वेंस ऑफ बाउंसिंग देखो एच हाइट से ड्रॉप कर दी। इसमें डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं होना। आप तो मेरी एक बात सुनो, मान लो टक्कर होने जस्ट जब पहली टक्कर होने वाली थी तब जो स्पीड थी वो थी v √2gh, है ना, काइनेमेटिक्स में पढ़ा। तो टक्कर के बाद, पहली टक्कर के बाद जो स्पीड होगी v1, वो होगी v1, वो कितनी होगी वो देख लेंगे। फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से आएगी v1। फिर जब दूसरी टक्कर होगी तो टक्कर होने के बाद स्पीड हो गई v2, फिर जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से आएगी। फिर तीसरी टक्कर के बाद स्पीड होगी v3, पहली टक्कर के बाद स्पीड v1, दूसरी टक्कर के बाद स्पीड v2, तीसरी टक्कर के बाद स्पीड v3, चौथी टक्कर के बाद स्पीड v4 एंड सो ऑन। तो अब आपको क्या याद रखें, देखो हाइट धीरे धीरे ना रियलिटी में कम होती जा रही है और वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। व्हाट इज v, फर्स्ट टक्कर से जस्ट पहले की वेलोसिटी। व्हाट इज v1, फर्स्ट टक्कर के बाद की वेलोसिटी। सेकंड क्या है, सेकंड टक्कर के बाद की वेलोसिटी। थर्ड v3 क्या है, थर्ड टक्कर के बाद की वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन e की पावर n, जो भी कोलिजन है, इनटू v। व्हाट इज v, v इज √2gh, पता है ना आपको। ये सर अगर आपने किसी बॉडी को h हाइट से रेस्ट से छोड़ दिया है, h हाइट से रेस्ट से छोड़ दिया है बेटा, तो टक्कर होते वक्त उसकी रफ्तार हो जाएगी √2gh। तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन e की पावर n इनटू v। हाइट आफ्टर nth कोलिजन, कितनी हाइट वो लेगा, अचीव करेगा nth कोलिजन के बाद, e की पावर 2n इनटू h। h क्या है, जिस ओरिजिनल हाइट से आपने छोड़ा था, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, यानी n रिबाउंड हो रहा ना, रिबाउंड का मतलब टकरा के वापस जाने को रिबाउंड बोलते हैं, टकराने के बाद वापस जाने को रिबाउंड बोलते हैं। तो nth टक्कर यानी nth रिबाउंड के बाद ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, √2h/g, जो ओरिजिनल समय लगा शुरुआत में इसको गिरने में कितना समय लगा, √2h/g इनटू e की पावर n। मान लो बोल दिया पांचवी टक्कर हुई, पांचवी टक्कर के बाद उसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इन nth रिबाउंड, √2h/g, ये h है ना, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये h है, ठीक है, n नहीं है, √2h/g। टोटल टाइम ऑफ लाइट, यानी जब से आपने इसको छोड़ा, खट 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 खट, टोटल जब तक रेस्ट पे आएगी कितना समय लगेगा टोटल, वो इसमें वाला टाइम भी इंक्लूडेड है, हो जाएगा √2h/g इंटू 1 + e/1 - e। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी यहां से खट 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 जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाती तब तक उसने टोटल इंक्लूडिंग दिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h इंटू 1 + e² / 1 - e²। ये 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनको देख लीजिए फटाफट से, ठीक है सर। टकाटक चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ओब्लिक कोलिजन का ये केस भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ओब्लिक कोलिजन, ये ग्राउंड है, टक्कर के दौरान जो कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज स्मॉल ई, ये बॉल आई, टकराई और ऐसे चली गई, कितने एंगल से टकरा रही है, थीटा एंगल से टकरा रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, यू स्पीड से आ रही है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, कंपोनेंट कर दो, ये हो गया यू कॉस थीटा, हो गया यू साइन थीटा। अच्छा, लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, यानी कि जो फोर्सेस का आदान प्रदान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ना, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग होगा वही चेंज होगा, बस जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होगा, जैसे आप देखो ये u cos थीटा किसके अलॉन्ग है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, u sin थीटा एज इट इज रहेगा। टक्कर होने के बाद लेट्स से ये फाई एंगल से चली गई, हमें फाई एंगल निकालना है, v वेलोसिटी से चली गई, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा का u sin थीटा रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब आप ऐसे देखो, ऐसे देखो कि अगर u रफ्तार से, जैसे u रफ्तार से गेंद आई और बल्लेबाज ने उसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मार दिया, u वेलोसिटी से आई, बॉल और बल्ला यानी बॉल और बैट के बीच में जो कोलिजन हुआ उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई है, बॉल आई, बल्ले से टकरा के EU हो गई, u से आई EU से गई, u से आई EU से गई, वैसे ही कितनी स्पीड से आई, देखो वर्टिकल कंपोनेंट देखो, u cos थीटा से आई, वर्टिकल कंपोनेंट में बदलाव आएगा, EU cos थीटा से चली गई। अच्छा सर ठीक है, समझ गए। और जो ये वाला कंपोनेंट था u sin थीटा, ये एज इट इज रहा, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला जो कंपोनेंट है u cos थीटा, वो हो गया EU cos थीटा, दैट्स इट। इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे, v वेक्टर कितना हो जाएगा, u sin थीटा i कैप प्लस EU cos थीटा j कैप।
हाँ सर, टेन फाइ कितना हो गया, ये फाइ है तो ये भी फाइ है, ये हो गया सर वी एक्स। देखो ना आप, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मुंडी थोड़ी सी टेढ़ी कर लो, टेन फाइ कितना हो गया, वी एक्स बाय वी वाई, वी एक्स बाय वी वाई, ये आ गया टेन थीटा बाय ई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए तो टेन थीटा और टेन फाइ बराबर, यानी थीटा बराबर फाइ हो जाएगा, और ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वी वेक्टर का, वो यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, यू स्क्वायर कॉमन निकाल के यू बाहर भी निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक सेकेंड, जगह तो दिल में होती, यहां लिख दू, यू बाहर निकाल लो ना, अंडर रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हर एक चीज आपको क्लास में करवाई जाती है बेटा। ई की वैल्यू 1 ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो v की वैल्यू जो है वो u के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि e की वैल्यू 1 हो गई तो यानी इलास्टिक कोलिजन हुई, तो इलास्टिक कोलिजन हुई तो थीटा और फाइ बराबर, v और u का मैग्नीट्यूड बराबर। ये लो भाई हो गया ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं बेटा आज के माइंड मैप को। सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। आशा करता हूं कि ये माइंड मैप भी आपके लिए बाकी माइंड मैप की तरह यूजफुल साबित होगा। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं और मैं आपको माइंड मैप का पर्पस बता चुका हूं बेटा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। माइंड मैप का पर्पस है कि बेटा एटलीस्ट आपने एक बार ढंग से क्लास में पढ़ा है और आपको सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी चाहिए, कन्फाइंड चाहिए, एकदम क्रिस्प तरीके से आपको रिवीजन करना है, चाहे टेस्ट के लिए करना है या फिर आपको यूं ही कभी आपको रिवाइज करने का मन करे कि भाई सारी चीजें एक बार अपने दिमाग में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके लिए ये माइंड मैप है। मैं आपसे मिलूंगा बेटा अगले माइंड मैप में। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।